नमस्कार, मैं बोइनो डोंगल एनी प्रीमियर न्यूज के हिंदी समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। करबी परिषदीय चुनाव में भाजपा 26 के 26 सीट पर विजयी होकर इतिहास रच देता है, क्योंकि एक दशक पहले लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि पहाड़ों में भी कमल खिल सकता है। आज आलम यह है कि पूर्वोत्तर के सभी पहाड़ी जिलों में कमल खिल चुका है और अगले कुछ दिनों में जो कुछ राज्य बाकी है उसमें भी कमल खिल उठेगा। आज सुबह के करीब 10 बजे करबी परिषद के नवमनोनीत सदस्य कृष्ण भट्टराय, जो कि गोरखा संप्रदाय की प्रतिनिधित्व है, एनी प्रीमियर न्यूज के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कृष्ण भट्टराय कहते हैं। नमस्कार, मैं सोहन प्रसाद महातो और आप देख रहे हैं एनी प्रीमियर न्यूज़। मैं एनी प्रीमियर न्यूज़ के सभी दर्शकों को हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं मांजा 9 माइल गोरखा गांव के नॉन मनोनीत करबी परिषद के मनोनीत परिषदीय सदस्य कृष्ण भट्टराय के निवास स्थान पर। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कृष्ण भट्टराय जी से एक जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में उनसे उनके जीवन के जो संघर्ष करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे उस बारे में। तो नमस्कार कृष्ण भट्टराय जी। जी नमस्कार। तो आज कल आप शपथ ग्रहण किए हैं, तो आपके जीवन में जो संघर्ष करके आप इस मुकाम पर पहुंचे उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जी नमस्कार। मैंने जो कल कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल के सेक्रेटरीट भवन पर शपथ ग्रहण लिया गया है और इससे मैं सबसे बहुत खुश हूँ कि बहुत लंबी मेरे एक जीवन की यात्रा में इस बार कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल के सम्मानीय CM डॉक्टर तुलसीराम रोहंग जी के नेतृत्व में और हमारे भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान सोच विचार और नियमित आधार के अनुयायी मुझे जो मनोनीत किए हैं, इसके लिए मैं उन सभी हमारे नेतृत्व श्रेष्ठ नेतृत्वों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैंने नहीं सोचा था कि मुझे पार्टी की ओर से इस बार गोरखा संप्रदाय की ओर से एक मनोनीत का एक सदस्यता मुझे मिलेगी, लेकिन मेरा जो अपना जो कार्य था और मैंने जिस तरह से अपना भूमिका निभाया था, इस पर न जाने पार्टी की ओर से बहुत अच्छा दिल से उन लोग सोचे हुए थे होंगे शायद, तो इसलिए ही मुझे ये मकाम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे सहारा दिया। इसलिए मैं संपूर्ण कार्बी आंगलोंग वासी, मेरे जितने भी अपने भाई बंधु हैं, मेरे गोरखा भाइयों हैं और यहाँ कार्बी, दिमासा, आदिवासी, गारो, खासी, कुकी, मणिपुरी और बेंगोली समाज, असमी समाज, सभियों को मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों का आशीर्वाद सदैव मुझ पर मिला होगा, ताकि मुझे एक मौका मिला इस बार अपने इस इलाके के सभी जातियों को एक थोड़ा आवाज़ और सफल नेतृत्व तुलसीराम रोहंग जी का जो उनका सोच है, जो सपना है, उन पर साकार करने के लिए मुझे भी एक साथ देने का मौका मिला। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप अपने जीवन जैसे स्कूल के बाद से जिस तरह से आप विभिन्न संगठनों में कार्य करते हुए संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम पर उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। थैंक यू। अगर मैं मेरा एजुकेशन लाइफ कहूँ तो सचमुच ही बहुत दुख और दर्द से भरा हुआ है कि मैं बिल्कुल ही छोटा और बहुत गरीब परिवार से मैं करता हूँ और इसमें यह है कि मैंने स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक मैं खुद अपने संघर्ष के जरिए ही मैं कॉलेज पहुँचा हूँ और इसके बाद मैंने मोटर श्रमिक संगठन से मैं जड़ित था और अभी भी हूँ। कार्बी आंगलोंग मोटर परिवहन श्रमिक संगठन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और इसके बाद मुझे जितना संगठन से मैं लगाव था और इन्होंने मुझे फिर ऑल असम मोटर श्रमिक फेडरेशन पे उन्होंने मेरा कार्य को देख करके मुझे आमंत्रित किया और वहाँ गया। वहाँ एक अधिवेशन हुआ था गोलाघाट में, तो सारे ऑल असम के जितने डिस्ट्रिक्ट था, सब डिस्ट्रिक्टों से जितने आए थे डेलीगेट, उन्होंने मुझे फिर वहाँ भी उस संगठन के लिए भी नेतृत्व देने के लिए मुझे एक मौका दिया और मैं अभी फ़िलहाल ऑल असम मोटर श्रमिक फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी में ही हूँ। और इसके अलावा कुछ दिन पहले हम लोगों ने सोचा कि नॉर्थ ईस्ट में जितने मोटर श्रमिकों जो समस्याएँ हैं, वहाँ पे जाना पड़ता है मणिपुर, और वहाँ जैसा रोड जो सिंकिंग रोड पड़ा रहता है और सारे ट्रक ड्राइवर लोग वहाँ दुर्घटनाओं से भुगते रहते हैं और उनका क्या क्रियान्वयन करने के लिए खासकर संगठन ऐसा नहीं है।
इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि ऑल असम मोटरसाइकिल फेडरेशन के नेतृत्व में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश सारे नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन को हम लोगों ने फॉर्म किया है। इसके ज़रिए हम लोग ने ये सोचा कि आसाम का अगर कोई भी गाड़ी वाहन अगर मणिपुर गया हो और वहाँ कोई भी समस्या हो तो वहाँ का संगठन से हम लोग तालमेल करें और उनका एक सुविधा हो, और ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश जाकर कुछ भी घटना घटे तो वहाँ जाकर उन लोगों को सुविधा मिल सके। ये बहुत चिंतनधारा से हम लोगों ने एक नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर्म कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से वो करके आया था इसके विषय में मैंने जो भारतीय जनता पार्टी 2010 से मैंने ज्वाइन किया हूँ और मेरा अपने पार्टी के साथ में बहुत अच्छा मेरा रिलेशन है। ऐसे करते करते मैंने 2012 में धनसिरी समष्टि से मुझे एक मौका भी मिला पार्टी से कि आप अगर चाहते हो तो यहाँ से प्रतिनिधित्व का एक काम कीजिए। तो मैंने बीजेपी का मैंने एक उम्मीदवार के हिसाब से मैं खड़ा हुआ और धनसिरी समष्टि मैंने उस समय बीजेपी का नामो निशाना ही नहीं था कहूँ तो, यहाँ के लोग समझते नहीं थे कि बीजेपी क्या चीज़ है। तो मैंने बहुत चेष्टा किया। उस समय पूरा अंधकार ही अंधकार था। जहाँ मैं जाता था तो मैं जब कन्विंस करने जाता था तो लोग कहते थे मुझे कि दादा आपने बहुत गलत काम कर रहे हो। मतलब क्यों? बोलते यहाँ ये कार्बी पहाड़ में कहाँ पद्म फूल खिलेगा, ऐसे बोलते थे मुझे। तो मैं कहता था भैया मैं कार्बी पहाड़ पर पद्म फूल खिलाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे दिल पर एक सोच है कि एक दिन ऐसा मौका आएगा कि कार्बी आंगलों के जितने भी लोग हैं उन सब के दिल पर मैं पद्म फूल खिलाने के लिए मैं सम्मान करूँगा। और ये वक्त आएगा, मैंने कहा था। न जाने उस दिन मेरे मुँह पर माँ सरस्वती का शायद बात हुआ था होगा कि कहते हैं लोग कि 24 घंटा में 1 सेकंड होने से भी माँ का वहाँ बास होती है। तो शायद उस समय वैसा था ना क्या। आज मुझे इतना प्रसन्नता आती है कि कार्बी आंगलों के हर लोग के दिल में सचमुच ही भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र छाया बसा हुआ है और दिल में उन लोग सबसे श्रद्धा करते हैं। तो मैं इसी के दौरान से मैंने बीजेपी का वर्कर होते हुए भी मैंने मजदूर मोर्चा था यहाँ एक, तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी भारतीय जनता मजदूर मोर्चा का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा 2012 से 16 तक। तो उस समय मैंने कार्बी आंगलों जिला में जितने भी हमारे ये कंस्टिट्यूंसी है हर कंस्टिट्यूंसी में मैंने मजदूर मोर्चा का फॉर्म किया था, प्लेटफॉर्म बनाया था। तो इसके चलते भारतीय जनता पार्टी और स्ट्रॉन्ग हुआ। हर जगह में भारतीय जनता पार्टी मजदूर मोर्चा हुआ और सब की ओर से मैंने बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस भी किया और बहुत सारे मेडिकल कैंप भी लगाया मैंने। तो उस समय सारे जितने भी लोग थे जो कॉमन लोग थे उन लोग ने बहुत पसंद दिया कि यहाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत रोगियों को हम लोग फ्री ट्रीटमेंट भी करवाए। तो इसके चलते जब आकर 2017 में मजदूर मोर्चा विलीन हुआ, ये पार्टी की ओर से इसको किया गया क्योंकि भारतीय मजदूर महासंघ एक है, तो यह मजदूर मोर्चा हो जाए पार्टी में तो उस संघ में कुछ शायद 2 विभाजन हो सकता था। इसीलिए पार्टी ने ये बहुत गहन चिंतन करके सब जितने मजदूर मोर्चा था फिर वह संघ में छोड़ दिया और ले गया और यहाँ एक सेल बना के रख दिया। तो भारतीय जनता मजदूर मोर्चा की जगह पर भारतीय जनता ये अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेल बोल के है और सेल का मैं कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट का भी मैं कन्वीनर हूँ। और इसी के चलते मैंने अपना जो निर्भर जो दायित्व था मैंने अच्छी तरह से निभाने में प्रचेष्टा किया और लेके आया हूँ। और विगत में धनसिरी से एमसी जो खड़ा हुई थी हमारी तिलोत्तमा मैडम, तो उनको भी हमारे पार्टी की ओर से मैंने पूरा उनको सगाव पहुंचाया। लेकिन उस समय मैंने टिकट का तो दावी किया था कि मैं पहले से भी एक बार उठा हुआ था, तो मैं दावी करते ही आ रहा था। 2017 में भी किया था, नहीं मिला, और फिर इस बार 22 में भी किया, नहीं मिला। लेकिन इस बार न जाने मैंने तो मन मार बैठा था कि अप्लाई तो किया था, टिकट नहीं मिला। जब जो पार्टी का मैं करता ही रहूँगा, मेरा निष्ठावान जो चीज़ है इसको मैं त्यागूंगा नहीं, और मैं समाज सेवक हूँ और समाज सेवक के हिसाब में करता रहूँगा। तो इसी सोच से मैं आगे बढ़ा था और दिल में एक चीज़ आया कि क्यों ना नॉमिनेटेड के लिए भी एक प्रस्ताव रखूं। तो इसी वक्त मैंने सोचा समाज सेवा तो मैं दे रहा हूं, अगर ये भी मुझे अगर कहीं भगवान का ईश्वर का कृपा से और पार्टी की एक बलिष्ठ नेतृत्व से अगर मुझे एक आशीर्वाद मिले तो और मुझे समाज का सेवा करने का मौका मिलेगा, ये सोच के मैंने अप्लाई किया था। तो मैंने अप्लाई किया था तो लेकिन मैंने इतना गहन सोचा नहीं था कि मुझे फिर इस बार भी नॉमिनेटेड एमएससी का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग थे, मेरे दोस्त लोग थे, गोरखा संप्रदायों के वेस्ट कार्बी से भी बहुत मेरे मित्रगण थे और इससे भी थे। तो मैंने जस्ट अप्लाई करके रख दिया था। तो शायद मेरे ख्याल से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नीति के बीच में शायद बातचीत हुआ होगा, उन्होंने बहुत बीच में सलाह करके, और हमारे जो कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल के मुख्य कार्यवाही सदस्य डॉक्टर तुलसीराम जी से भी शायद उन लोगों का सलाह मशवरा हुआ होगा। तो मुझे तो अचानक परसों रात को ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि भट्टा जी आपका नाम हम लोग ने ले चुका है। तो मैं एक सरप्राइज जैसा हुआ मुझे। तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ही सिलेक्शन करेंगे, लेकिन इस बार जो मुझे एक सामाजिक
सेवा करते करते और एक अच्छा सरकार की ओर से भी एक सेवा देने का जो मौका मिला, इसके लिए मैं बिल्कुल एकदम दिल से मैं त्रिपुरा रोहंग जी को प्रणाम करना चाहूँगा, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, उनको भी मैं अंतर आत्मा से उनको प्रार्थना करूँगा। और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट कमेटी के जितने लोग हैं, स्टेट सभापति से लेकर के उपसभापति से लेकर के सबको मैं अपने दिल से उन लोग को अदा स्वीकार कर चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना एक मौका दिया इस बार। और मैं मेरे साथ जैसे मैं अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेल में मैं अभी भी हूँ भारतीय जनता पार्टी में। और लेकिन मेरा जो सोच है, मैं गरीब पीड़ित और शोषित लोगों से मैं बिल्कुल मेरा लाइफ में जब से मैं कॉलेज त्यागा उसके बाद से मैं पूरा इन लोग के साथ में हूँ और मेरा उन लोग के साथ में और पूरा ही साथ रहेगा। और जितने पूरे असम में भी जितने मजदूर लोग हैं उनका होकर मैं बोलने का मुझे और ज़्यादा एक मौका मिलेगा बोल के मैं चाहता हूँ और उन लोग के लिए मैं काम करते रहूँगा। मेरा अपना जाति को भी लेकर के जितने जहाँ तक सकूँ मैं प्रयास करूँगा। और इसके लिए मैं बिल्कुल ही धन्यवाद का एक पात्र है हमारे सीएम सर और हमारे डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन लोग का ही ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझे और काम करने का मौका दे रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ने की चेष्टा करूँगा। थैंक यू। अच्छा, गोरखा संप्रदाय का जो कार्बी आंगलोंग या असम में जो समस्या है, क्या क्या समस्या है, और यहाँ पर जो संगठन है गोरखा समुदाय संप्रदाय के जो संगठन है उनका रोल, आप उनमें किस तरह से आपका योगदान क्या है और कैसे आप आगे जो समस्याएं हैं, समस्या तो हर संप्रदाय पर है, तो साधारणतः गोरखा संप्रदाय एक बहुत सशक्त संप्रदाय है और सशक्त संगठन भी है, तो उनमें परंतु ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ समस्याएं से परे हैं। तो आप अभी गोरखा संप्रदाय को जो समस्या के बारे में थोड़ा डालिए और उसको आप किस प्रकार कोशिश करेंगे कि वो समस्याओं को समाधान के लिए। धन्यवाद। मैं खास करके कहूँ तो कार्बी आंगलोंग के पृष्ठभूमि के अंदर में जो बसवास करने वाले हमारे गोरखा संप्रदाय के लोग हैं, हम लोग यहाँ समझते देखो तो 26 कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन हर कंस्टिट्यूंसी में हमारे लोग हैं, लेकिन सब छिपड़ा बिछड़ा प्रकार से एक जगह कहीं भी मेजोरिटी नहीं है। और इसके चलते आज तक पार्टी ने हम लोगों को सच्चा एक नेतृत्व देने के लिए कहीं से भी चुनाव लड़कर जीतने का कोई ऐसा स्थान नहीं है, इसे नॉमिनेशन करने का जो सिस्टम है नोमिनेट किया। लेकिन बात यह है कि मैं असम गोरखा सम्मेलन कर्मचारी जिला समिति का मैं सचिव हूँ और इसके चलते मैं कार्बी आंगलोंग का विभिन्न क्षेत्र में मैं पहुँच चुका हूँ कि हमारा जो गोरखा संप्रदाय के लोग हैं, विशेष करके कार्बी आंगलोंग में मैक्सिमम बॉर्डर एरिया में हमारे लोग रहते हैं। और बॉर्डर का समस्या तो मैं जितना जानता हूँ और हमारे मीडिया पर्सन हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही पता होगा कि वहाँ एक तरफ नागालैंड बॉर्डर है तो एक तरफ मेघालय है और वहाँ का जितना भी समस्याएं झेलना पड़ता है, सबसे पहले तो बॉर्डर सेफगार्ड के हिसाब से हमारे गोरखा जनगोष्ठी वहाँ पर टिका हुआ है। और बॉर्डर जैसे मेघालय बॉर्डर से हमारे भाई लोग अगर वहाँ से एक कदम भी हटे तो वहाँ साथों साथ वहाँ मेघालय से और इंक्रोचमेंट होने का एक सुविधा हो जाता है। और इस प्रकार से अगर कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के लोग अगर सोचे, दिल से सोचे, तो मुझे लगता है कि कार्बी आंगलोंग एक पहाड़िया अंचल है और गोरखा जनगोष्ठी उसी ही पहाड़ में बैठकर जीने के लिए बहुत अच्छा एक सौगंध उन लोग महसूस करते हैं कि पहाड़ी जनगोष्ठी गोरखा भी है। और गोरखा लोग कभी ये प्लेनिया हो नहीं सकता है और प्लेन का लोग भी नहीं है, इन लोग पहाड़ में बैठ के बहुत आनंदित महसूस करते हैं। तो हम लोग तो पहाड़ी लोग हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ी का जो दर्जा नहीं मिल रही है हम लोगों को, ये थोड़ा एक मन में एक कहीं के खट्टापन आता है, क्योंकि हम लोग कार्बियों का शांति समृद्धि और उन्नति के लिए हम लोग हमारे जाति भरसक कोशिश करते हैं और कभी भी हमारे लोग जितने हैं अपने बलबूते और परिश्रम से जीते हैं। कोई इतने बड़े कंडक्टर और कोई बड़े बड़े सर्विस में भी इतना नहीं है, पढ़े लिखे में बहुत कम है, बहुत पिछड़ा हुआ एक संप्रदाय में से ही हमारे लोग हैं। और कहूँ तो बिल्कुल ही बैकग्राउंड देखें तो ये एक बिल्कुल दयनीय अवस्था का गोरखा लोग हैं। और मुझे इस बार का जो मुझे एक मौका मिला और मुझे खास करके हमारे डॉक्टर रोहंग जी से जो एक आशीर्वाद मिला कि एक गोरखा संप्रदाय को थोड़ा देख करके उनसे तालमेल मिलाकर संगठन, जाति और एक पार्टी और एक सरकार के साथ में जो तालमेल मिलाने का मौका मुझे दे रहे हैं, तो मुझे दिल से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि शायद ही इस बार उन्होंने जो गतिविधि हमारी समस्याएं हैं हमारे संप्रदाय का, इनको मंच पर ले जाकर उनके साथ में रखकर शेयर करने का शायद मौका देने के लिए सोचे होंगे। तो इसलिए मैं बिल्कुल दिल से ये रखा हूँ और शायद जो भी समस्या में झेला हुए हमारे भाई लोग हैं, इन लोग थोड़ा कुछ कम से कम जो समस्या में, जैसे हमारे लोग का जो
पट्टा उट्टा का जो समस्या है, कभी ऐसे बोल देते हैं कि पिताजी का जो पट्टा है बच्चे के नाम पे नहीं जाता है, तो एक बहुत अनोखा बात आता है ना। और इसके साथ में ऐसा है कि जो नाम है वो भी कटल किया जाएगा, ये नॉन ट्राइबल का नाम होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत कुछ ऐसे विभिन्न संगठनों से ऐसे कहा जाता है। तो ये सब तो बहुत छोटी सी बात है, ये हो ही नहीं सकता कि संगठन एक चीज़ है और ये नेशन एक चीज़ है, और राष्ट्रीयता के हिसाब से ये कहीं भी किसी का ये वो तो हो ही नहीं सकता है। फिर भी जो हमारे लोग हैं इस बातों से घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि शिक्षा में बहुत कम है। गाँव अंचल के लोग जब ऐसे सुनते हैं तो इन लोग सोच के बोलते हैं कहीं हम लोग का संस्कृति कट जाएगा क्या नाम, क्या हम लोग का यहाँ नागरिक बन भी नहीं पाएंगे क्या, ऐसे होते हैं। तो इन लोगों को समझाना बुझाने के लिए भी एक मौका मुझे दे रहे हैं सरकार की ओर से, और पूरा मैं प्रचेष्टा करूँगा। और मुझे विश्वास है कि इस बार का सरकार पूरा टाइम मुझे मिल रहा है कि पहले बार जो नोमिनेट होता था तो 2-2.5 साल इन लोग को लगभग टाइम मिलता था, कभी 3 साल मिलता था। तो इस बार लेकिन बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका दिया मुझे कि पूरा का पूरा 5 साल का ही अवधि अभी मेरे हाथ में है, और जो CM साहब ने मुझे पूरा वक्त देकर नोमिनेट करवाया, इसके लिए बिल्कुल दिल से उनको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो सोच सपना है उनको मैं पूरा साकार रूप दे सकूँ और मदद कर सकूँ। और सारे जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ, और सिर्फ हमारे गोरखा जनगोष्ठी बोल के नहीं, संपूर्ण जितने जनजाति है सबको बोल के मैं कहीं भी संकट पर जाकर बोल सकूं और उनका दुख दर्द को मैं ले जाकर मंच पर पहुंचा सकूं, ये आधार पर मैं आगे बढ़ने की चेष्टा करता हूं। विभिन्न संगठन तो ये कहते हैं, जैसे कि आप पहले बता चुके हैं कि जो यहाँ पर जो गैर जनजाति है उनका बोर्ड से नाम हटाए, उनको ज़मीन का हक ना मिले, उनको ट्रेडिंग लाइसेंस ना मिले, परंतु भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास। तो आपका इस बारे में क्या मत है? थैंक यू, बहुत अच्छा बात आपने आगे बढ़ाए। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है ये महान सोच है, और हम लोग जानना चाहिए, इसको सोचना चाहिए, इसको समझना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास का जो नारा है, और इसमें सब जाति को, यहाँ के ट्राइबल भाई लोगों को भी इसको दिल से सोचना चाहिए कि यहाँ किसी एक को नहीं कहा गया है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और सबका प्रयास होना चाहिए। तो इसमें हम सब मिलकर काम करें तो कार्बी आंगलों जो आज है 10 साल बाद में इसका दुगुना हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं और इसको बहुत उन्नत रूप में ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो जैसे अभी लोकल ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा कह रहे हैं कि नॉन ट्राइबल का मतदान काटे व कुछ करें, ये उन लोगों का एक इशू है। लेकिन 244A का जो एक इशू रहा है कार्बी आंगलों में, ये उन लोगों का संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए हम लोग नॉन ट्राइबल होने के चलते भी हम लोग इसके ऊपर समर्थन करते हैं और इस जगह का उन्नत करना चाहिए और यहाँ शांति चाहिए और इसमें आपको सबको प्रगति के रूप में लेकर जाना चाहिए। तो 244A अगर सरकार भी ग्रहण करे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर चलना चाहिए ना इसमें, और सरकार इसको अमल कर रही है और संविधान में जो है वो तो मिलना सबका अधिकार भी है। जब तक उन लोगों को नहीं मिले तो इन लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये क्यों उठा रहे हो कहना ये भी हम लोग का ये अच्छा चीज़ नहीं है कि उन लोग का जो उठाना भी ये कर्तव्य है, क्योंकि 244A नहीं मिल रहा है कि जो सेपरेट स्टेट उन लोग का मूवमेंट है। नो डाउट स्टेट अंडर स्टेट ये तो संभव है, तो हो सकता है सरकार अगर वो ग्रांट करे तो हमारे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो ये आपको पट्टा का जो ये होना नहीं चाहिए, ये आपको नाम कथन करना चाहिए, ये तो एक्चुअली ये संविधान से बाहर का बात हो रहा है। लेकिन ये तो मैं भी नहीं लगता कि ये संभव होगा, और उन लोग ए पर न जाकर अगर चाहे तो जो स्टेट अंडर स्टेट का जो मांग है, इस पर तो हम लोग सारे जितने कार्बी आंगलों के बासिंदा हैं सब समर्थन देंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि आप जितने कार्बी आंगलों के जितने भी गैर जनजाति लोग भी है वो भी आर्टिकल 244 जो स्टेट विद इन स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए? यस, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये मांग तो आज से नहीं है और ये संवैधानिक राइट है, और संविधान राइट में तो किसी का विमत तो होना नहीं चाहिए। और जब संविधान का जो राइट देते हैं तो उसमें तो सब जाति के लिए हक रहेगा ना, वहाँ पे वो स्थान देकर ही सरकार इसको ग्रहण करेगी। तो इसके तो हम सब सहर्ष से स्वीकार करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आज से पहले भी जब यहाँ ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी था, ऐसे ही चल रहा था, उस समय सारे जनता एक साथ होकर एक ही मंच से काम कर रहे थे 244A के लिए मुद्दा को लेकर के, तो सारा का इसमें समर्थन था। तो यहाँ नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन ये शब्द को उन लोग भी रिमूव करना चाहिए, जाके यहाँ नॉन ट्राइबल का वोट काटा जाए, यहाँ इन लोग का अधिकार होना नहीं चाहिए, लैंड इशू यहाँ बनना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। 244A हो, सबका अधिकार, सब समा हो, सबका उन्नति हो, प्रगति हो, और सब एक साथ जिए और सब यहाँ ग्लोबली एक रहने का अधिकार बने। तो इसमें हम लोग सब एक साथ रहें। तो आप कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अगर एक चित्र अगर एक रंग से, कोई भी एक सिंगल रंग से अगर रंगता है तो उतना खूबसूरत नहीं होता। अगर उस चित्र में विभिन्न रंग यानी कि विभिन्न समुदाय कार्बी आंगलों में अगर एक साथ मिल के रहें, उसके उन्नति के लिए काम करें, तो कार्बी आंगलों बहुत आगे जा सकता है। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, हम लोग ने एक छोटे से कभी गार्डन लगाते हैं,
तो फूल का बगीचा में अगर एक ही रंग का फूल खिले तो उसे गार्डन कहा जाता है क्या? ना एक फूल कहेगा, आप कहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा जब यहाँ के मिनी स्टेट भी हो रहा है, स्टेट अंडर स्टेट जब होगा तो वहाँ विभिन्न जाति जनगोष्ठी का सब एक प्यार मिले, सबका एक भाईचारा हो, तो ये कितनी तेज़ी से उन्नत और प्रगति और शांति का एक मुकाम बनेगा। हाँ, कम से कम जो यहाँ पर जो गैर जनजाति है, जैसे अगर कोई कहता है कि अगर उसको हक कटा जाए तो वो लोग कुछ ऐसा महसूस करते कि हमारा जगह नहीं है, परंतु अगर वो सबको एक साथ अगर लेकर चले तो सबको को ऐसा महसूस होगा कि ये हमारा अपना जगह है, इसके लिए हम उन्नति के लिए काम करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, एक बात है, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल का जो एक पृष्ठभूमि है कार्बी आंगलोंग का, ये बहुत बड़ा एक प्रोविंस है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्बी आंगलोंग का ऑटोनोमस स्टेट आज न हो तो दिमाग में मिलाकर एक दिन होगा ही ज़रूर, क्योंकि इनके जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए, और जितने हम लोगों के जो मेजॉरिटी है, पॉपुलेशन है, इसके हिसाब से भी मौजूदा ये मिलने का हक है। तो इसी हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि कार्बी आंगलोंग में अगर हम लोग सब ही अगर यहाँ का उन्नति, प्रगति, शांति चाहते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बाशिंदा हैं और यहाँ के जो ट्राइबल भाई लोग हैं, इन लोगों में भी एक सोच होना चाहिए। और सबके साथ अगर सबका विकास होती है, सबका उन्नति होती है, जबकि सबका प्रगति हो, तो यहाँ उन लोग के मन में भी, दिल में भी ऐसा आना नहीं चाहिए कि इन लोग क्यों ही आना रहे। और यहाँ रखकर सब अच्छा होता है तो उन लोग भी मेरे ख्याल से तो वेलकम करेंगे ही। लेकिन जब तक ये स्टेट नहीं होती तब तो इन लोग का इशू तो रहेगा ना। और मैं होता मैं भी करता, ये जेन्युइन चीज़ है, ये तो होता ही है, क्योंकि मांग है, सरकार जब ग्रांट नहीं कर रही है तो इसके मांगने के लिए तो कुछ एक तो बहाना चाहिए ना। तो एक बहाना तो हो रहा है, लेकिन ये बहाना कोई बर्बाद नहीं है। जब 2-4 ये मिल जाएगा तो बस सब हंस के ये मिल जाएंगे, मुझे विश्वास है। ये आपस में कहना चाह रहा हूँ कि सारे यहाँ के लोग हैं यही चाह रहे हैं और इसमें हमारा भी सहमत है। अच्छा, अंत में हम अपने इस इंटरव्यू के अंत तक पहुँचने वाले हैं। अच्छा, गोरखा संप्रदाय से कितने लोग मनोनीत के लिए अप्लाई किए थे? ये कहना एक्चुअली इतना संभव नहीं है, फिर भी मेरे नॉलेज में जितना आया था कि हम लोग 17 लोग इसमें थे रोग में। ये बुकाजान एलए के हिसाब से करीब 7 लोग वहाँ से थे, तो डिफू से भी 3-4 लोग थे और वेस्ट से भी काफ़ी थे। सब मिला के लगभग 16-17 लोग का मुझे जाने को मौका मिला था। तो फिर भी सारे मेरे जितने दोस्त थे सब तो गोरखा संप्रदाय से हैं और मैं भी तो हूँ, तो इसी चलते मैं किसी के साथ ऐसा वो नहीं है। और सब से मैं उन लोगों को मैं अपील करूँगा यहाँ से, आप लोगों के माध्यम से, कि सब मेरे दोस्त थे, सब आइए एक मंच पर बैठें और जो जिसका जो दिल में था अपने जातियों के लिए काम करने का जो इच्छा था, वो हम लोग सब मिलकर एक साथ काम करें। और जहाँ जो भी असुविधा हो, सुविधा हो, सबको ये लेकर के उन लोगों का समस्याओं को हल करने के लिए हमारे साथ हाथ बटाएं। और सरकार की ओर से जो मुझे मनोनीत किया, ये मेरे लिए नहीं, मेरे अपना जातियों के लिए मुझे एक स्थान दिया है, लेकिन मैंने अपना गौरव करने की बात नहीं है, मेरे जाति के लिए मुझे सोचना है। साथ ही साथ मेरे जितने रिलेटिव जो यहाँ फ्रेंड सर्कल में से जितने यहाँ दिमासा है, कार्बी है, आदिवासी है, गारो, खासी, कुकी, मणिपुरी से लेकर के हिंदी भाषी उनसे लेकर के आसामी संप्रदाय के लोग हैं, जितने सबका भी दुख दर्द तो एक ही है ना, सबको लेकर हम लोग चलना है। लेकिन ऐसा नहीं मनोनीत मुझे किया मैं अपना जाति को देखूँगा, ये बात नहीं है। लेकिन हमारे इलाका में, हमारे कार्बी आंगलोंग के अंदर में कहीं भी कुछ हो तो वहाँ जाकर उन लोगों का समस्या का समझना हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी कोऑपरेट करें मुझे और साथ दें। और जो पहले सबने मांगा था, बात अलग था, मुझे मिला है, मैं गर्वित नहीं हूँ, लेकिन उन लोग से मैं अनुरोध करता हूँ कि सब आकर एक साथ बैठ के काम करने के लिए मुझे साथ दें। थैंक यू। अच्छा, एक और प्रश्न रह गया है कि जो शब्द गोरखा, जो भारत में जो लोग हैं उनको गोरखाली कहते हैं, गोरखा, और लेकिन बहुत पहले से नेपाली शब्द एक यूज़ हो के आ रहा है, तो इस दोनों का पार्थक्य थोड़ा खंडन करें, ताकि अगले बार, जैसे कल कुछ लोग मेरे न्यूज़ में बोला कि नेपाली हम तो गोरखाली है, भारत में रहने वाले जो लोग उनको गोरखा कहा जाना चाहिए। तो टाइम तो समय पर कई बार आप भी एक न्यूज़ में आप भी शायद एक खंडन किए थे कि ये नेपाली शब्द की जगह गोरखाली होता तो बहुत बढ़िया होता। तो चलिए इस मंच से आप इस दोनों का पार्थक्य खंडन करते हुए लोगों से अपील कर सकते हैं कि अगले बार से नेपाली शब्द न बोल के यहाँ पर भारत में रहने वाले जो आपके संप्रदाय लोग गोरखा कहा जाए तो अच्छा है। थैंक यू। ये बहुत गंभीर बात को आपने उठाया, मुझे नहीं सोचा था कि आप इतने गंभीर तक मुझे पहुँचाएंगे, लेकिन मुझे बोलना ये ज़रूरी है कि देखिए, एक बात है, अगर मैं हिस्ट्रिकली कहूँ तो गोरखा जनगोष्ठी मैन एंड लैंड एक साथ में भारत में है।
जब टीटी होने से पहले ये आपको 1600 ईस्वी का बात कर रहा हूँ, जब ब्रिटिश आर्मी ने नेपाल का जो भूभाग को लेकर के आपको इंडिया में जो गाद दिया था, उस समय तो पूरा ब्रिटिश रूल चल रहा था ना भारतवर्ष में, जब इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था। तो उस समय लैंड एंड मैन एक साथ में भारत में आए हुए हैं, और उसी वक्त जितने भी हमारे गोरखा भाइयों को था, उन्होंने एक डिफेंस का एक फोर्स खोल दिया, गोरखा रेजिमेंट, और साथ से चल रहा है। लेकिन भाषा तो एक ही है ना, वो जो नेपाली भाषा जो बोलते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीयता के हिसाब से वहाँ तो एक राष्ट्र है नेपाल, वो अलग सा है। और वहाँ तो जो भी जाति रहते हैं वो सभी नेपाली कह देते हैं, चाहे वहाँ हमारे बिहारी भाई लोग उठा रहे हैं या मेचे कोचे जो भी हो, वहाँ पर जो थारू है उन लोग भी वहाँ तो नेपाली बोल देते हैं। लेकिन हम लोग एज ए इंडियन, जब हम लोग भारतवर्ष में, हम लोग पृष्ठभूमि को लेकर ही भारतवर्ष में हैं। दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है, वहाँ से लेकर के आपको पूरा उत्तराखंड, ये सारा ही पहले तो भूखंड नेपाल का था। जब ब्रिटिश नेपाल से जब लेके आया एक ट्रीटी करके, मतलब नेपाल को जब मतलब अलग किया भारत से किया, तो उसके बाद में जब ब्रिटिश ने यहाँ छोड़ के चला गया, उसने सारे भारतवर्ष को छोड़ दिया, सारे लैंड के साथ में छोड़ दिया, हम लोग को पूरा छोड़ दिया। तभी हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग तो गोरखा ही हैं। हमारी भाषा जो हम लोग बोलते हैं, तो नेपाली भाषा को लेकर के यहाँ एक आ रहा है, नेपाली साहित्य सभा के हिसाब से हमारे लोग नेपाली जनगोष्ठी, नेपाली हम लोग जाति जो है हमारा गोरखा है, और जो भाषा है इसमें हम लोग नेपाली भाषा को एक ही पर्यावरण में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें कोई दो राय होना नहीं चाहिए। और मैं सबको ये अपील करना चाहूँगा, जितने हम लोग भारतीय हैं यहाँ, तो हमारे भारतीय हम लोग गोरखा ही हैं, और हमारे बहुत बड़े एक आपको समझते हैं कि 1.5-2 करोड़ जो गोरखा लोग हैं भारतवर्ष में, हमारे एक आइडेंटिटी ऑफ गोरखाज एक चल रहा है, गोरखालैंड का एक इशू भी चल रहा है। तो और गोरखाओं के विषय में सरकार ने हम लोग को बहुत बड़ा एक आइडेंटिटी दे रहा है। असम में भी गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल है, इसलिए तो गोरखाओं के लिए तो प्रायोरिटी पूरा गवर्नमेंट दे रहा है। तो हमें फिर यहाँ नेपाली बोलने की क्या जरूरी है? तो हमारे भाई लोग समझे इस बात को और सरकार को सहमत दें। यस, हम लोग को सब गोरखा को नाम से हम सब मिल रही है, तो हमें नेपाली बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, नेपाल का नेपाली मतलब नेपाल के बासिंदा है, नेपाल का सिटीजन। बिल्कुल ही जो प्रोविजन जो नेपाल के जो राष्ट्र है उसके अंदर में जो लोग हैं, बस उन लोग अपने आप को, उन लोग जितने भी जनगोष्ठी हैं वहाँ सबको ही उन लोग नेपाली के हिसाब से बोलते हैं और उन लोग ये आइडेंटिटी देते हैं। और भारतीय जितने भी हमारे लोग हैं सब गोरखा है और गोरखा ही बोलेंगे। मैं अपील करूँगा सब मेरे भाइयों को, जो बहनों को और मेरे माता पिताओं को, कि गलत से भी ऐसे एक भाषा को परिणाम को लेकर के सारे अपने जाति पर ना लें। भाषा और जाति में एक फ़र्क आती है, और कोई भी एक बंगाली समाज का भाई अगर पूरा का पूरा अगर भाषा जानता हो तो गोरखा नहीं बन सकता है, लेकिन वो भाषा तो बोल सकता है ना। इसीलिए जाति और भाषा में कुछ न कुछ कहीं ना कुछ गड़बड़ी होती है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, सबको अपील करूँगा कि जितना जो पहले भूल उसी के बाद अलग से है, लेकिन अब सुधर जाएँ, सब एक गोरखा का वजह से बोलें और सबके साथ यही कहें कि हाँ हम गोरखा हैं। धन्यवाद। और आपको मैं अंत में फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप अपने समाज और पूरे कार्बी आंगलों के सभी के लिए काम करें। थैंक यू सर। सब काम। और मैं भी वही एक उम्मीद रखा हूँ कि मैं जिस श्रेणी से आया हूँ और जितने मजदूरों को लेकर मैंने बहुत दिन से चला हूँ, उन लोगों को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। वो मेरा जीवन का एक पार्ट है, और मैं जब तक रहूँगा कि उन जो दुख दरिद्र और गरीबी की पीड़ित से शोषित से रहे हुए लोगों के साथ में मैं रहकर अपने जाति का सेवा करना मैं चाह रहा हूँ। थैंक यू।